हेलो स्टूडेंट, वेलकम और यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 3। क्या अध्याय नंबर 3 ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो अध्याय नंबर 3 है, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, परागण पढ़ लिया था, पॉलिनेशन पढ़ लिया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है निषेचन। उसके बाद पढ़ेंगे भ्रूणपोष तथा भ्रूण का विकास पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन की क्रिया पढ़ ली थी। पॉलिनेशन पढ़ने से पहले हमने अध्याय नंबर 2 में पढ़ा था नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है। नर युग्मक है जो परागकण के रूप में होता है और मादा युग्मक में क्या होता है, बीजांड होता है या लघु गुरु बीजाणु जो होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि निषेचन की क्रिया के बाद हमने पढ़ा था पॉलिनेशन। अध्याय नंबर 3 में क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन या परागण। परागण की क्रिया क्या होती है कि नर युग्मकों द्वारा जो परागकोश होते हैं इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, नर युग्मकों का परागकण के रूप में होता है। इन परागकणों का जब वर्तिकाग्र पर जो आने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपके पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका परागण की क्रिया होने के पश्चात क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। क्या होगी, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे निषेचन क्रिया क्या होती है, कि भाई आवत विधि बाधाओं में निषेचन क्रिया क्या होती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि निषेचन क्रिया में क्या होता है। एक तो होता है आपका कौन, नर युग्मक। क्या होता है, नर युग्मक। ठीक है, वो नर युग्म कौन सा होता है, परागकण होता है, जिसको हमने किस में पढ़ लिया, अध्याय नंबर 2 में पढ़ लिया। ठीक है, जो क्या होता है, एन होता है या अगुणित होता है। ठीक है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, एक कौन होता है आपका मेल गेमेट एंड दूसरा होता है फीमेल गेमेट या मादा युग्मक। ठीक है, जो क्या होती है, अगुणित होती है। ठीक है, जब दोनों की क्या होते हैं आपस में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक में क्या होता है, संलयन। क्या होता है, संलयन या फ्यूजिशन की क्रिया होती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, आपके निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। क्या होता है, निषेचन होता है या संलयन होता है। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक में संलयन होता है या आपस में मिलते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, आपके निषेचन कहलाती है या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और निषेचन होने के पश्चात किसका निर्माण होता है, आपके भ्रूण का निर्माण होता है। किसका, भ्रूण बनता है या एम्ब्रियो बनता है। तो अब हम जानेंगे कि नर युग्मक किस प्रकार मादा युग्मक के साथ संलयन होता है या निषेचित होता है। इस क्रिया विधि को हम समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। और इसके बाद हम ये जानेंगे कि निषेचन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया निम्न प्रकार से होती है। अब ये निषेचन की क्रिया किन किन माध्यमों से होती है, किस प्रकार होती है। तो नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम पराग कणों का अंकुरण व पराग नली की वृद्धि। हम पढ़ेंगे कि परागकण किस प्रकार अंकुरण होते हैं तथा उसमें पराग नली का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 2 पे पराग नलिका का मार्ग के जो ये पराग नलिका का मार्ग पढ़ेंगे। उसके बाद पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तथा 3 प्रकार से किस प्रकार होता है उनको हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे पढ़ते हैं हम पराग कणों का अंकुरण। क्या होता है, जब आवर्त विधि पादपों में नर युग्मक किस रूप में होते हैं, परागकणों के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, परागकणों के रूप में होते हैं। तो क्या होता है, परागकोश से परागकण मुक्त होते हैं तो वो वर्तिकाग्र पे आके रुकते हैं। कहां पे रुकते हैं, वर्तिकाग्र पर। और ये जो आने की क्रिया क्या कहलाती है, आपके परागण कहलाती हैं। जब परागण की क्रिया द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं तो कुछ इस प्रकार आते हैं। ये देखिएगा आपने, क्या हो गए, परागकण हो गए। किस पे आगे, ये जो है मादा जायांग का कौन सा भाग है, वर्तिकाग्र है। और वर्तिकाग्र पर क्या आगे, परागकण आगे। ठीक है, अब वर्तिकाग्र पर क्या आते हैं, परागकण आते हैं। तो वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, कुछ श्लेष्मा का स्त्रावन किया जाता है। किसका, श्लेष्मा। किसके द्वारा, वर्तिकाग्र द्वारा किसका, श्लेष्मा का स्त्रावन किया जाता है। अब आता है कि ये जो श्लेष्मा कौन कौन होती हैं। ये श्लेष्मा में होता है स्टार्च होता है, एक होता है रेंजिन। क्या होता है, स्टार्च और रेंजिन होता है। इसमें क्या होता है, आपके स्टार्च और रेंजिन। ठीक है, अब ये जो स्टार और रेंजिन क्या करते हैं, अब जब जैसे ही परागकण आ गए किस पे, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, और वर्तिकाग्र द्वारा क्या किया जाता है, श्लेष्मा का स्त्रावन किया जाता है। तो इस श्लेष्मा में क्या होता है, स्टार्च होता है, एक होता है रेंजिन, जो क्या करते हैं, परागकणों को क्या कर देते हैं, अंकुरित कर देते हैं। क्योंकि ये जो श्लेष्मा है किसमें है, लिक्विड फॉर्म में है या द्रव्य माध्यम में है, जो क्या करती है, परागकणों को क्या कर देती है, अंकुरित कर देती है। क्या कर देती है, परागकणों
को अंकुरित कर देती हैं, जिससे परागकण अंकुरित हो जाते हैं। और वहां पे परागकण में क्या होते हैं, एक तो कायिक छिद्र होता है, एक होता है जनन छिद्र। क्या होता है, कायिक छिद्र और जनन छिद्र, जिसके बारे में परागकण की संरचना पढ़ी थी उस समय हमने पढ़ा था। एक तो जनन छिद्र होता है, एक कायिक छिद्र होता है। तो क्या होता है, जनन छिद्र होता है, उसमें किसका निर्माण होता है, आप पे परागकली का पराग नली या पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। किसका, जैसे ही यहाँ पे अंकुरित हुए परागकण तो किसका निर्माण होगा, पराग नली का निर्माण होगा। और जैसे ही अंकुरित होती है तो यहाँ पे क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होगा। किसमें, परागकणों में समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे आपके दो नर युग्मक। क्या बनेंगे, यहाँ पे और लिखिएगा आपके, यहाँ पे क्या होता है, समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं। और ये जो नर युग्मक है किसमें आ जाते हैं, आपके पराग नली में आ जाते हैं। क्या करते हैं, पराग नली में आ जाते हैं। इसके बाद ये जो पराग नली है वर्तिका से होती हुई वापस बीजांड में प्रवेश करती हैं। किस प्रकार प्रवेश करती हैं इसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे अब देखिए एक बार वापस समझिएगा। सबसे पहले परागकण में क्या होता है, अंकुरण होता है। क्या होता है, अंकुरण होता है। और अंकुरण की क्रिया कहां पे होती है, वर्तिकाग्र पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि वर्तिकाग्र द्वारा किसका स्त्रावन किया जाता है, श्लेष्मा का स्त्रावन किया जाता है, जिसमें स्टार्च और रेंजिन होते हैं जो परागकणों को क्या करते हैं, अंकुरित कर देते हैं। जिससे परागकणों से क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है और एक समसूत्री विभाजन होता है जिसमें दो नरी युग्मक बनते हैं। कौन बनते हैं, दो नरी युग्मक बनते हैं। अब ये जो पराग नलिका अब आता है, ये आपका भाग खत्म होता है। कौन सा, नंबर 1। यहां तक की प्रोसेस क्या कहलाती है, परागकणों का अंकुरण और पराग नली की वृद्धि। ठीक है, इसके बाद आता है पराग नली का मार्ग। क्या होता है, अब ये जो अंकुरित हो गई तो अभी क्या करेगी, ये पराग नलिका यहां से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। तो अभी ये पराग नली होती है, इसका मार्ग किस प्रकार होता है, एक तो होता है खोखला मार्ग। कैसा होता है, ये जो वर्तिका का भाग होता है ये जो खोखला होता है, और एक होता है ठोस पदार्थ। कैसा होता है, ठोस होता है। और ठोस में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के कारण क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और उसको गोल के या उसको नष्ट करते हुए आपके क्या करती हैं, पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, ये तो हो गया पराग नलिका मार्ग, नंबर 2 पे खत्म। अब आता है कि जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार होता है, ये देखिएगा। यहां से अंकुरित होकर पराग नलिका निकली, उसमें नर युग्मक होते हैं 2। अब ये जो 2 नर युग्मक है इस बीजांड द्वार, क्या पराग नलिका बीजांड में प्रवेश, ये जो क्या है आपके ओविल या बीजांड है, इसमें किस प्रकार प्रवेश होता है इसको हम समझेंगे। क्या समझेंगे, बीजांड में किस प्रकार प्रवेश होता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आता है पराग नली का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। सबसे ज्यादा कितने कौन से प्रवेश होता है, 70% होता है आपके कौन सा, बीजांड द्वारी। और ठीक है, और 20% में होता है आपके निभागी प्रवेश, और 10% में क्या होता है आपके अध्यावरणी प्रवेश। अब ये बीजांड द्वारी प्रवेश क्या होता है, निभागी प्रवेश क्या होता है, अध्यावरणी प्रवेश क्या होता है, ये हम सबको समझेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़े, सुपरफास्ट चल रहे हैं। सुपरफास्ट चलने की वजह है कि आज का जो ये निषेचन की जो क्रिया है समाप्त करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, भ्रूणपोष पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ लिया नर निषेचन की क्रिया होती क्या है। सबसे पहले ये जान लेना होता है निषेचन क्या होता है। तो इसमें बाद हम आते हैं पराग नली का बीजांड में प्रवेश, क्योंकि ये जो पराग नली आती है बीजांड में प्रवेश, अगर बीजांड ये क्या है, बीजांड द्वार है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले होता है बीजांड द्वारी प्रवेश। अगर पराग नली इस बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है, बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 2 पे क्या आता है, निभागी प्रवेश। क्या आते हैं, निभागी प्रवेश। ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार के विपरीत क्या पे होता है, क्या निभाग। क्या होता है, निभाग। ठीक है, अगर ये पराग नली बीजांड द्वार से प्रवेश ना करके ऊपर से कहां से, निभाग छोर से, यहां से देखिए मैं यहां से लेता हूं, अगर आपके यहां से प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है, आपके निभागी प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, निभागी प्रवेश, जो कितने 20% पादपों में किस प्रकार होता है, निभागी प्रवेश होता है। कौन से, आवर्त बीजी पादपों में। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका अध्यावरणी प्रवेश। अब आपको अध्यावरणी सब कुछ बता दिया गया है। जब हम बीजांड की संरचना पढ़ी तो अध्यावरणी के बारे में हमने बात की। तो ये क्या, बीजांड के द्वार के चारों ओर पाई जाने वाली परत क्या कहलाती है, अध्यावरण कहलाती है। ये देखिएगा, ये जो आपकी है क्या है, अध्यावरण। क्या है, अध्यावरण। जब अगर पराग नली
बीजांड द्वार तथा निबाग से प्रवेश ना करके जब कोई अद्यावरणी, देखिए ये अद्यावरणी से प्रवेश करती है यहां से, तो क्या कहलाती हैं आपके अद्यावरणी प्रवेश। ठीक है, इस प्रकार ये नंबर 3 पे क्या होता है, पराग नलिका बीजांड द्वार में प्रवेश समाप्त होता है। इसके बाद आता है कौन सा, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। इसको हम बाई डिटेल से ही पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। अब ये भ्रूणकोश कौन सा है, ये जो पूरा है ये भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। एक बार इनको जानने से पहले हम वापस जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती क्या है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन क्या होता है, जब परागण की क्रिया होती है, किसकी, पोलिनेशन की क्रिया होती है, तो नर युग्मक कहां पे आके रुकते हैं, आपके वर्तिकाग्र पर। किस पर, वर्तिकाग्र पर रुकते हैं। जैसे ही वर्तिकाग्र पर रुकते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र में क्या पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके म्यूकस, जिसमें क्या होते हैं, स्टार्च और रेंजिन पाए जाते हैं। अब इस स्टार और रेंजिन के कारण इसमें परागकण में अंकुरण होगा और उसके साथ क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो दो क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। क्या होंगे, दो नर युग्मक बनेंगे। तो अब ये जो पराग नली है क्या करेगी, अब ये जो पराग नली और इसमें दो नर युग्मक है, ये वृद्धि करती हुई कहां से आएगी, आपके पराग वर्तिका से होती हुई आपके कहां से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। अब ये बीजांड द्वार के प्रवेश करने के बाद पराग नली का क्या हमने मार्ग पढ़ लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मार्ग हो गया। ठीक है, और इसके निषेचन क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपके निषेचन कहलाती है। जिसके पश्चात क्या बनता है, भ्रूण बनता है, जिसको हम पढ़ेंगे क्या, भ्रूण का विकास और भ्रूणकोश में पढ़ेंगे। ठीक है, और नंबर 4 पे आता है आपका पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। अब हम पढ़ेंगे कि भ्रूणकोश में किस प्रकार प्रवेश होता है, किस प्रकार प्रवेश होता है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, और एक बिंदु यहां पे आता है, और परागकण से एक पराग नलिका निकलती है। कितनी, एक परागकण ये है, इससे कितने निकली, एक पराग नलिका निकली, तो क्या कहलाती है, एक नलिकीय परागकण। क्या कहलाता, एक नलिकीय परागकण या पराग नली। और अगर एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्वि या बहुपराग नलीय परागकण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वि या बहुपराग नलीय परागकण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, नंबर 4 पे क्या, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। नंबर 4 पर आता है हमारा कौन सा, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। क्या होता है, अब जो परागकण में, पराग नलिका में क्या आते हैं, साथ में नर युग्मक आते हैं, दो नर युग्मक। अब ये जो पराग नलिका का भ्रूणकोश में किस प्रकार प्रवेश करता है, ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया है ये किसका है, आपका भ्रूणकोश होता है। क्या होता है, भ्रूणकोश होता है, जिसमें ये मध्य में क्या होता है, द्वितीय केंद्र होता है, जिसे ध्रुवीय केंद्र भी कहते हैं। और ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती हैं निबाग छोर की ओर जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपके प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। और जो नीचे होती हैं, एक तो होती है जो नीचे वाली दो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं तंतुमय समुच्चय, और उसके ऊपर होती हैं आपके कौन सी, अंड कोशिकाएं। और उन दोनों को सम्मिलित में कहते हैं आपके कौन, अंड समुच्चय। क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो ये नीचे वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। अब क्या होता है, इधर देखिएगा, अब जो ये पराग नलिका होती है, ये जो पराग नलिका है क्या है, आपके पराग नलिका क्या है, पराग नलिका, पोलन ट्यूब। क्या है, पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब का किसमें, बीजांड में प्रवेश होता है। किसमें होता है, यहाँ पे क्या होता है, बीजांड होता है। और बीजांड में किस भाग से प्रवेश होता है, आपके बीजांड द्वार से। कहां से, ये जो भाग है क्या कहलाता है, बीजांड द्वार से प्रवेश होता है। और ये जो बीजांड द्वार के बाद आगे जाके कहां पे खुलती है, पराग नलिका भ्रूणकोश में या एम्ब्रियो सेक। ये जो क्या है आपका भ्रूणकोश है इसमें खुलती है। अब ये बीजांड द्वार के प्रवेश होने
के पश्चात आपके किस में जाती हैं, तंतु में समुच्चय से होती हुई कहाँ पे आती हैं, इस यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाती है, पराग नलिका फट जाती है। क्या होती है, पराग नलिका फट जाती है, जिसमें क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और एक क्या होता है आपका कायक केंद्रक होता है। क्या होता है, कायक केंद्रक मुक्त हो जाता है। और इसके पश्चात मुक्त होने के पश्चात ये जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, तंतुमय कोशिका और जो कायक केंद्रक है वो क्या हो जाते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं। और जो पीछे बच्चा क्या होता है आपके, एक तो अंड कोशिका और एक पीछे जो नर युग्मक होते हैं वो शेष रहते हैं, और क्या कर लेते हैं, संलयन की क्रिया करते हैं। अब ये संलयन की क्रिया किस प्रकार होती है इसको भी हम समझेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, पराग नलिका का कायक केंद्रक तथा अंड समुच्चय की सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं, ये होगी अंड समुच्चय की कौन सी, तंतुमय समुच्चय है जिसे क्या कहते हैं, सहायक कोशिका, तथा और पराग नलिका के साथ क्या आया, एक कायक केंद्रक आया, वो भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। पीछे बचे दो नर युग्मक और एक अंड कोशिका। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि अंड कोशिका और भ्रूणकोश में किस प्रकार संलयन की क्रिया होती है, इसको हम इसके बाद समझेंगे। यहाँ पर आपको यही समझना है कि पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कहाँ से होता है, तो आपका उत्तर होगा बीजांड द्वार के पास, बीजांड द्वार में होते हैं। बीजांड द्वार से समुच्चय कोशिका या तंतुमय कोशिका से होते हुए मध्य में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार कुछ संरचना होती है किसकी, भ्रूणकोश की, किसकी, भ्रूणकोश होता है ये। ठीक है, इसके ऊपर क्या होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, मध्य में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, और ये जो कंप्लीट जो डायग्राम है ये क्या कहलाता है, आपका भ्रूणकोश कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद आती हैं आपके द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन। ठीक है, इसको हम जानेंगे, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन क्या होता है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन। अब जो आपके जो 12th के एग्जाम आता है उसमें इंपॉर्टेंट दे रखा है कौन सा, द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन। इसको आप क्या लिखेगा, IMP में लिखेगा, कौन सा, मोस्ट इंपोर्टेंट में 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि द्विनिषेचन क्या होता है या त्रिसंलयन क्या होता है। कई बार आप पिछले पेपर उठा के देख लेना, उन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पड़ता है। ये जो आज का जो ये हमारा ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में से एक क्वेश्चन आपके जरूर आता है। तो सबसे पहले आपके जो बात करें हम किसकी, द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन की, तो ये द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन है सबसे पहले किसने दिया था, नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, 1898 में। किसमें दिया था, एक लीलियम नामक पादप होता है उसमें क्या किया था, सबसे पहले द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन की क्रिया देखी थी। किसने देखी थी, नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने कब की थी, 1898 में। वो कब की गई थी, लीलियम नामक पादप में 1898 में। ठीक है, अब हम द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन पढ़ने से पहले कुछ इस प्रकार समझते हैं कि भाई द्विनिषेचन होता क्या है, त्रिसंलयन होता क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, आपके होते क्या है, एक नर युग्मक। फर्स्ट आपके क्या होता है, पराग नली बनती है। हमने पिछली स्लाइड थी उसमें बात की, तो पराग नली में क्या बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं और एक क्या बनता है, कायक केंद्रक बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है फर्स्ट नर युग्मक, 2 नर युग्म में से क्या होता है, फर्स्ट नर युग्मक। ये देखिएगा आपके क्या बनते, 2 नर युग्मक है, पराग नली है, तो इसमें एक ये नर युग्मक क्या होता है, ये है फर्स्ट, ये है आपके सेकेंड। ठीक है, ये लीजिए। अब क्या करता है, ये फर्स्ट नर युग्मक जो क्या होता है, अगुणित होता है। अब ये जो फर्स्ट नर युग्मक क्या करता है, आपके मादा युग्मक की कौन सी, अंड कोशिका जो क्या होती है, अगुणित होती है। ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, अंड कोशिका जो क्या है, अगुणित है। ठीक है, अगर जब फर्स्ट नर युग्मक N, अगर अंड कोशिका N यानी अगुणित मादा युग्मक के साथ क्या करता है, युग्मक संलयन करता है। क्या करता है, युग्मक संलयन होता है, क्योंकि ये 2 नर युग्म, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, अगर दोनों युग्मक मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मक संलयन बनाएंगे। तो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं, आपके सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर आपके एक दो अगुणित नर युग्मक मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, आपके जाइगोट या युग्मनज बनता है। तो वो कैसा होगा, 2n होगा, एक n और दूसरा n मिलके क्या बनाता है, 2n बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, आपके युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रथम निषेचन। ठीक है, अब आता है, अब क्या होता है, एक पराग नली में
फर्स्ट नर युग्मक हो गया। अब क्या करता है सेकेंड नर युग्मक, क्या होता है जब सेकेंड नर युग्मक क्या होता है अगुणित होता है, ये भी क्या होता है आपके अगुणित होता है, ठीक है। अब ये जो सेकेंड नर युग्मक होता है क्या करता है आपके जो मादा जननांग जो भ्रूणकोश होता है उसमें क्या पाया जाता है आपके सेकेंडरी केंद्रक न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्र के साथ क्या करता है संलयन करता है, क्या करता है संलयन करता है। तो इसमें क्या हो गया एक तो एन ये और 2 एन ये, तो आपके टोटल कितने हो गए 3n हो गए। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक संलयन आपके एग्जाम में पूछ रखा है त्रिक संलयन किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे एक नर युग्मक का मादा के भ्रूणकोश के द्वितीयक केंद्र के साथ संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं त्रिक संलयन कहते हैं। ये देखिए सेकेंड नर युग्मक और दूसरा कौन सा हो गया आपका द्वितीयक केंद्रक जिसमें कितने हैं 2n है या 2n कोशिका होती है। तो 1n और 2n मिलकर क्या बनाते हैं आपके 3n बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं त्रिक संलयन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जिससे किसका निर्माण होता है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और ये भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र क्या बनता है आपके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बनता है। एक बार वापस देखिएगा अब क्या होता है इसमें सेकेंड नर युग्मक किसका नर जननांग का, कौन सा नर युग्मक का सेकेंड युग्मक जब मादा भ्रूणकोश के किसके भ्रूणकोश के द्वितीयक केंद्र के साथ संलयन होता है तो किस प्रकार का होता है त्रिक संलयन कहलाता है। और त्रिक संलयन होने के पश्चात किसका निर्माण होता है आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब आता है कि सर दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। अब ये तो फर्स्ट निषेचन क्या हो गया युग्मक संलयन, ये क्या हो गया प्रथम संलयन, यहाँ पे लिख लो प्रथम संलयन, ठीक है। और ये हो गया आपके द्वितीयक संलयन, ठीक है। अब क्या होता है ये जो युग्मक संलयन और जो ये त्रिक संलयन होता है क्या होता है, ये तो हो गया आपका युग्मक संलयन और ये जो त्रिक संलयन दोनों साथ में क्रिया होती है। तो दो प्रकार के संलयन होने के कारण इसे क्या कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं, क्योंकि 2 बार संलयन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया कितनी बार होती है 2 बार होती है। प्रथम बार में क्या होता है फर्स्ट नर युग्मक एक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ युग्मित होता है या संलयन होता है तो क्या बनता है युग्मक संलयन से सत्य निषेचन होता है जिससे क्या बनता है युग्मनज बनता है। ये तो हो गया आपका युग्मक संलयन, ठीक है। अब आता है त्रिक संलयन। त्रिक संलयन में क्या सेकेंड नर युग्मक मतलब आपका प्राक नलिका में जो द्वितीयक नर युग्मक होता है उसका अगर आपके अंड कोशिका में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक होता है नहीं भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक होता है वो कैसा होता है 2n होता है या द्विगुणित होता है। तो 1n और 2n क्या मिलकर बनाएंगे 3n बनाएंगे जो क्या होते हैं त्रिगुणित होते हैं या त्रिक संलयन होते हैं जिससे किसका निर्माण होता है PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। जब युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों क्रियाएं होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं आपके दोहरा निषेचन कहलाता है। और इस प्रकार कुछ निषेचन की क्रिया होती है। एक बार हम वापस जान लेते हैं निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है। सबसे पहले देखिएगा एक तो होता है नर युग्मक, क्या होता है नर युग्मक का n कोशिका भाग लेती, कौन लेती नर युग्मक का n कोशिका, और दूसरी क्या लेती है अंड कोशिका का एक n अकेंद्रीय यानी एक केंद्र की या अगुणित कोशिका भाग लेती हैं जिससे क्या बनते हैं n और n मिलकर क्या बनाते हैं आपके 2n बनाते हैं, जिसमें क्या होता है युग्मक संलयन, क्योंकि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक दोनों संलयन होकर क्या बनाते हैं आपके 2n बनाते हैं जिसे कहते हैं युग्मक संलयन, जिसका निर्माण होता है किसका युग्मनज का। किसका निर्माण होता है युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दूसरा केंद्रक कौन सा नर युग्मक का दूसरा केंद्रक किसके साथ संलयन होता है आपके द्वितीय केंद्रक, कौन से द्वितीय केंद्रक या 2n या ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन होता है जिसमें 2n और n मिलकर क्या बनाते हैं आपके 3n बनाते हैं, इसे त्रिक संलयन कहते हैं। और जिससे के पश्चात किसका निर्माण होता है आपके भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसके दोहरा निषेचन होने के पश्चात किसका निर्माण होता है आपके भ्रूणपोष, किसका भ्रूणपोष या एम्ब्रियो
एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और ये जो कौन सा एंडोस्पर्म होता है, प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। और ये जो दोनों की ये साथ में होती है या दोनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, आपका दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इस प्रकार पादपों में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद आएगा आपके द्विनिषेचन के महत्व तथा उसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष को। क्या पढ़ेंगे, भ्रूणपोष पढ़ेंगे। क्या आएगी अगली हेडिंग, भ्रूणपोष आएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी हमारी, जो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद क्लास।